नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग आरओ एआरओ री एग्जाम 2024 के लिए टेस्ट सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आरओ एआरओ का एग्जाम जो कि हाल ही में आयोजित किया गया था, उसे पेपर लीक होने की वजह से कैंसल यानी कि रद्द कर दिया गया है। तो साथियों, 6 महीने के भीतर ही फिर से परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। तो हम लोग आज से आरओ एआरओ री एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं, जो कि जीएस का टेस्ट सीरीज होगा। आज है टेस्ट नंबर 1। तो आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए, तभी साथियों अच्छे नंबर परीक्षा में आपके आएंगे, क्योंकि अभी से तैयारी करने की जरूरत है। आप लोग डेली टेस्ट सीरीज देते रहिए, साथ ही साथ अपना जीएस का अदर जो पार्ट है उसे भी तैयार करते चलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न है कि डचों ने भारत में अपने पहले कारखाने की स्थापना कहाँ पे की थी? तो मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न है। और डचों ने पहला कारखाना जो भारत में स्थापित किया था मसूलीपट्टनम में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर स्थापना की बात की जाए साथियों, तो 1602 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई और 3 वर्ष बाद यानी 1605 में भारत में पहला कारखाना स्थापित किया। कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में। इसके साथ ही साथ अन्य जगह जैसे कि पुलिकट, सूरत, कोचीन में भी डचों ने अपने कारखाने स्थापित किए, किंतु पहले कारखाने के बारे में पूछा जा रहा है तो मसूलीपट्टनम सही जवाब होगा। साथियों, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि डच जो है भारत से किन किन वस्तुओं का निर्यात करते? तो नील, सोरा, सूती वस्त्र। क्या क्या? नील, सोरा, सूती वस्त्र, इनका निर्यात डच करते थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न साथियों, किस मुगल शासक ने अंग्रेज दूत कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब और जागीर प्रदान किया? तो एक अंग्रेज दूत था कैप्टन हॉकिंस। किसका दूत था? तो इंग्लैंड के राजा थे उस समय जेम्स प्रथम। क्या नाम था? जेम्स प्रथम। इनका एक दूत था साथियों, नाम था कैप्टन हॉकिंस। तो ये जो है भारत में आता है 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में। कब? 1608 में। तो जहांगीर के दरबार में आता है, जहांगीर ने ही इसे 400 का मनसब जागीर प्रदान किया। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। साथियों, जब ये भारत आता है, जहांगीर से मिलता है, तो अंग्रेजी तो बोलता ही बोलता था, साथ ही साथ ये फारसी में बड़ी अच्छी तरीके से बात कर लेता था। तो इससे जहांगीर बड़ा प्रभावित हुआ और इसे एक उपाधि दी। उस उपाधि का नाम है इंग्लिश खां। ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में प्रश्न बनता है। नेक्स्ट है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से होती है? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी 1748 में। संधि की बात की जाए तो एक्सला सैपेल की संधि थी। कौन सी? एक्सला सैपेल। उस समय क्या हुआ कि यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए युद्ध लड़ा जा रहा था और एक्सला सैपेल की संधि हुई, तो इस वजह से प्रथम कर्नाटक युद्ध का भी समाप्ति होता है। अब साथियों, पूछा जाता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? कुछ तो कारण रहा होगा जिस कारण से ये युद्ध लड़ा गया होगा। तो वो कारण था, अंग्रेज कैप्टन था एक, उसका नाम था बर्नट। उसने क्या किया? कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अपना अधिकार कर लिया, जबरन अपने कब्जे में ले लिया। ये बहुत बड़ा कारण माना जाता है, तत्कालिक कारण था। नेक्स्ट है, द्वैध शासन का जनक किसे मानते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो द्वैध शासन के जनक के रूप में लियो कार्टिस को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा ठीक जवाब होगा, लियो कार्टिस। द्वैध शासन, लियो कार्टिस। शुरुआत कहां से हुई? बंगाल से। कहां साथियों? बंगाल से इसकी शुरुआत होती है। कब होती है? 1765 में। इसको भी आपको ध्यान देना है। हमारा अगला प्रश्न है कि पहली बार कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? साथियों, पहली बार कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1774 में। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, यहां से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला तो एक कि पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहां हुई? आप लोग बताएं। कलकत्ता में। कब हुआ? 1774 में। किस एक्ट के तहत हुआ? तो 1773 में एक एक्ट आया था, उसका नाम था रेग्युलेटिंग एक्ट। कौन सा साथियों? रेग्युलेटिंग एक्ट आया था। इसी एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। एक प्रश्न और बनता है कि इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आपको नाम याद रखना है, सर एलिजा इम्पे। क्या नाम है? सर एलिजा इम्पे। ये इस सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या क्या प्रश्न यहां से बनता है कि पहली बार सर्वोच्च न्यायालय कहां पे स्थापित किया गया? आप बताएं। कलकत्ता में। कब किया गया? 1774 में। मुख्य न्यायाधीश कौन? एलिजा इम्फे। और किस एक्ट के तहत? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। हमारा अगला प्रश्न है, किस चार्टर एक्ट के तहत एक विधि आयोग का गठन किया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। आपको बताना है कि एक विधि आयोग का जो गठन किया गया था, तो वो कौन सा चार्टर एक्ट था?
वो था 1833 का चार्टर एक्ट। ध्यान दीजिएगा, 1833 का चार्टर एक्ट था। इसी के तहत एक विधि आयोग का गठन किया गया और मैकाले को विधि सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट है कि पृथक निर्वाचक मंडल के बारे में किसने कहा था कि हम नाक के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। ये जो कथन है लॉर्ड मिंटो का है। किसका है साथियों? लॉर्ड मिंटो ने कहा था। नेक्स्ट है, किस अधिनियम द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि संघात्मक सरकार के बारे में पूछा जा रहा है। तो वो अधिनियम था 1935 का अधिनियम, एक्ट ऑफ 1935, 1935 का भारत शासन अधिनियम। ये जो है भारतीय संविधान का मूल स्रोत माना जाता है। हमारा जो संविधान जो हम वर्तमान में पढ़ते हैं साथियों, इसका अधिकांशतः भाग यहीं से लिया गया है और इसी के तहत पहली बार संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की प्रारूप समिति में कौन शामिल नहीं था। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कौन थे साथियों? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर, ये साथियों प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अब प्रारूप समिति को ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी जानते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। कभी कभी पूछ लेता है ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको वहां पर घबराना नहीं है, प्रारूप समिति ही ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से जानी जाती है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब हमें बताना है कि इसमें कौन शामिल नहीं था। साथियों 7 सदस्यीय समिति थी और इसमें जेबी कृपलानी नहीं शामिल थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक जवाब हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्य वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिंक से संबंधित नहीं है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक का शासनकाल काफी महत्वपूर्ण मानते हैं। क्यों माना जाता है? कई सारे बड़े बड़े कार्य हुए, जैसे कि सती प्रथा की समाप्ति हुई इन्हीं के समय में 1829 में राजा राम मोहन राय की सहायता से। नेक्स्ट है, ठगी प्रथा की समाप्ति, वो भी इन्हीं के समय में हुई 1830 में। फिर है नरबली प्रथा का अंत, ये भी 1830 में इनके समय में हुआ। तीनों हुआ था, तीनों का संबंध लॉर्ड विलियम बेंटिंक से, किंतु व्यपगत का सिद्धांत की शुरुआत नहीं हुई थी। ये जो है साथियों व्यपगत का सिद्धांत, इसको हड़प नीति के नाम से भी जानते हैं। और आप पढ़े होंगे कि व्यपगत का जो सिद्धांत है यानी हड़प नीति है, वो लॉर्ड डलहौजी की है। किसकी है? लॉर्ड डलहौजी। किसकी है साथियों? लॉर्ड डलहौजी। तो व्यपगत नीति डलहौजी संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ। साइमन कमीशन, इसका गठन होता है 1927 में और भारत आता है 1928 में। उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड इरविन भारत के वायसराय थे। साइमन कमीशन साथियों जो गठन हुआ था 1919 का जो एक्ट था उसकी समीक्षा करने के लिए इसकी गठन की गई थी, किंतु इसका बड़ा विरोध होता है भारत में। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें जितने भी सदस्य थे सभी के सभी अंग्रेज थे, एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। तो इसका विरोध होता है। साइमन वापस जाओ, गो बैक के नारे लगाए जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि निम्न कथनों पर विचार करें। 3 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन कौन सा सही है। हमारा पहला कथन है कि 1813 में भारत के व्यापार से ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। बिल्कुल सही है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी साथियों, इसके पहले व्यापारिक एकाधिकार बना था, किंतु 1813 का एक्ट लाया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। दूसरा है, कच्चे माल के निर्यात के लिए भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण पर बल दिया गया, ये भी ठीक है। तीसरा है, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि भरी पड़ी है। ये कार्ल मार्क्स ने नहीं कहा था। फिर किसने कहा था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। तीसरा वाला गलत है, पहला दूसरा सही है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में भूमि का स्वामी किसे बनाया गया? तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में जमींदारों को भूमि का स्वामी बनाया गया। किसे? जमींदारों को। और ये लाया किसने था ये व्यवस्था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, आपको ये नाम याद रखना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त के जनक माना जाता है। नेक्स्ट है, रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, दोनों को। किसे किसे? टॉमस मुनरो, कैप्टन रीड। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट है, तिनकठिया प्रथा के अंतर्गत किसानों को जमीन कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। एक तिनकठिया प्रथा थी साथियों, ये क्या था कि 3/20 भाग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 3/20
20 भाग। आइए जानते हैं जो अंग्रेज बागान मालिक थे, इनके द्वारा किसानों से उनकी जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया। तो इससे क्या हुआ कि किसान बड़े परेशान थे और विशेष रूप से बिहार का एक जगह है चंपारण, यहाँ पर यह बहुत ज़्यादा व्यापक रूप से फैला था। तो यहाँ पर राजकुमार शुक्ल एक किसान नेता थे, वे गांधी जी को बुलाते हैं और गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह यहीं पे होता है चंपारण आंदोलन में, और गांधी जी यहाँ पे सम्मिलित होकर इस प्रथा की समाप्ति कराते हैं। नेक्स्ट है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस पुस्तक के लेखक कौन? दादा भाई नौरोजी। कौन? दादा भाई नौरोजी। हमारा अगला प्रश्न है 1857 क्रांति के कारणों में कौन सा शामिल था? पहला है डलहौजी की व्यक्तिगत नीति यानी हड़प नीति। बिल्कुल सही है। क्यों सही है? तो डलहौजी ने एक नीति चलाई थी, हड़प नीति। ये क्या था कि जो राजा महाराजा थे, तो अगर उनकी संतान नहीं थी साथियों, तो गोद लेने की प्रथा को इसने बंद कर दी। इसने कहा कि आप गोद नहीं ले सकते हैं, अगर आपकी संतान नहीं है तो आपका राज्य जो है अंग्रेजों का अधीन यानी हमारे अधीन आ जाएगा। तो इसका बड़ा विरोध हुआ, झांसी को इसने जो है अपने अधीन कर लिया। तो इस प्रकार से 1857 का एक बड़ा कारण ये मानते हैं। दूसरा है बेल्जेलिक सहायक संधि, ये भी कारण माना जाता है। तीसरा है ब्लैक होल ट्रेजेडी, ये गलत है। इसका 1857 की क्रांति से कोई संबंध नहीं है। पहला दूसरा सही है, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के अंतिम प्रश्न की तरफ, जो है कि 1857 की क्रांति का लखनऊ में नेतृत्व किसने किया? देखिए साथियों, 1857 की जो क्रांति हुई थी वो अलग अलग जगह पर हुई थी, अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया। तो हमें बताना है लखनऊ में किसने नेतृत्व किया। तो आप लोग एक नाम याद रखेंगे, बेगम हजरत महल का। किसका नाम? बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति में लखनऊ से इन्होंने नेतृत्व किया। और नाना साहब ने कहाँ से किया था? तो कानपुर से किया था। कुंवर सिंह की बात की गई है तो कुंवर सिंह भोजपुर क्षेत्र से किए थे। खान बहादुर खान ने रुहेलखंड क्षेत्र में किया था। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया था। बख्त खान ने दिल्ली तरफ नेतृत्व किया साथियों, लियाकत थे वे इलाहाबाद में नेतृत्व किए थे। तो हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा बेगम हजरत महल। आप लोग ध्यान देंगे, लखनऊ में नेतृत्व करता थे बेगम हजरत महल, इन्होंने नेतृत्व किया था। 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। और इस क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो आप लोग ध्यान देंगे, मेरठ से 10 मई 1857 को इस क्रांति की शुरुआत होती है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करिएगा और ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले टेस्ट सीरीज में कुछ नए नए प्रश्नों के साथ में साथियों, जो कि आरओ एग्जाम के लिए, री एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।